बच्चों आगे पढ़े, देखो लास्ट सेक्शन अपन ने पढ़ा था 23(1), है ना। क्या पढ़ा था 23(1) के अंदर? मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए अपन ने अब तक पढ़ा है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, जो लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा, जिसने अपन को ये बताया कि जैसे ही पता चले घर, अगर आपके पास कोई घर है तो उस केस में अगर वो किराए पे दिया हुआ है तो एक्चुअल और रीजनेबल दोनों में से क्या लेते हैं? हायर। लेकिन अगर एक्चुअल कम है ड्यू टू वैकेंसी तो उस केस में हायर की जगह क्या लेते हैं? एक्चुअल। लेकिन अब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर अपन 23(1) के बाद वाले सेक्शंस यूज करेंगे। अभी जीएवी खत्म नहीं हुई है। जीएवी निकालने के लिए 23(1), 2, 3, 4, 5 5 सेक्शन काम आते हैं। अभी 1 ही हुआ है, लेकिन बड़ा पोर्शन 1 में ही होता है। अब अपन चलते हैं सेक्शन 23(2) पर। ये सेक्शन 23(2) क्या है बच्चों, वो समझो मेरी बात। देखो 23(2) क्या कहता है? जैसे आप लोगों के भी दिमाग में 23(1) पढ़ने के बाद क्या आ रहा होगा कि सर हम हमारे घर में विद फैमिली पूरा हम लोग रहते हैं, पूरे साल हमारा घर जो है वो किराए पे रहा ही नहीं। किराए पे रहा ही नहीं तो सर एक्चुअल रेंट तो जीरो हो गया। लेकिन आप तो रीजनेबल रेंट तो निकाल लोगे सर, म्युनिसिपल और फेयर और स्टैंडर्ड करके, तीनों में से हायर लोअर करके रीजनेबल आ जाएगा। दोनों में से हायर करके बोलोगे लाओ जीएवी आ गई, लाओ टैक्स लाओ। कुछ लोगों की एक प्रॉब्लम थी, कुछ क्या, एक बड़े लोग बड़ा एक अपन पैरामीटर अगर देखते हैं तो कई लोगों ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया और बोला कि हम तो पूरे 12 महीने खुद रहते हैं या पूरे 12 महीने हमारा घर खाली था। तो गवर्नमेंट ने कहा यार बात तो सही है, इंसान अगर अपने परिवार के साथ उस घर में खुद रह रहा है तो वो टैक्स क्यों देगा? समझ में आ रही है मेरी बात? टैक्स तो इनकम होती है तब देते हैं ना। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया 23(2). क्या कहता है ये बच्चों समझना? ये कहता है इफ द हाउस प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा घर या घर का एक पार्ट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब वो अपने परिवार के साथ खुद रहता है, और वैकेंट पूरा घर खाली है ड्यूरिंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, होल ईयर, पूरे साल वो घर खाली रहा या पूरे साल वो घर में खुद रहता था, तो गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने बोला हेड भले ही लगने दो, लेकिन जीएवी एंड एनएवी बोथ शैल ट्रीटेड एज निल। मतलब वो जो 23(1) में अपन ने इतनी माथाफोड़ी करी ना, हायर लोअर करके, कुछ नहीं करनी। हमारा फॉर्मेट क्या है? जीएवी, दो चीजें लेस करी तो क्या आई? एनएवी। जीएवी और एनएवी को सीधा जीरो लिख दोगे, म्युनिसिपल टैक्स वैक्स की परवाह मत करो, अप टू एनएवी तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और एनएवी क्या लिखनी है? जीरो। ऐसा कब होगा? ये सेक्शन कब अप्लाई होगा? जब एग्जाम में लिखा हुआ है कि पूरे 12 महीने आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड था या आपका घर वैकेंट था। समझ में आया? ठीक है, खाली और सेल्फ ऑक्यूपाइड में ही इसी सेक्शन का बेनिफिट मिलता है। तो ये क्लियर हुआ। ये सेक्शन कौन सा था? 23(2). अब है सेक्शन अगला। अगला सेक्शन है 23(3). ये क्या कहता है? ये 23(3) इस सेक्शन को कहीं ना कहीं मार रहा है। ये क्या कहता है वो सुनो। मान लो आपका घर जो है पूरे साल खाली है, 365 दिन खाली है, जब तो आपने 2 का बेनिफिट ले लिया। एक दिन क्या हुआ, आपके पड़ोस में किसी की शादी थी, उसने कहा हफ्ते 10 दिन के लिए आपका घर किराए पे दे दो। वो जो घर आपका खाली पड़ा था आपने हफ्ते भर किसी को किराए पे दे दिया। बच्चों वो हफ्ते भर या 2 दिन भी किराए पे अगर आपने दे दिया तो गवर्नमेंट कहती है फिर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 का बेनिफिट आपसे छीन लिया जाएगा। ये कौन सा सेक्शन कह रहा है? 3। ये 3 क्या कहता है? इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर then the benefit of section 23(2), वो ऊपर वाला, shall not allowed and calculation shall be done as per 23(1). मतलब वो एक दिन इतना भारी पड़ जाएगा कि हमारा 23(2) अप्लाई नहीं होगा, मतलब वैल्यू निल नहीं लेंगे। और अब वापस वही माथाफोड़ी मतलब वापस कैलकुलेशन किससे करेंगे? 23(1). मतलब वही रीजनेबल आएगा, एक्चुअल आएगा, और क्या लेंगे? हायर। क्योंकि गवर्नमेंट की लैंग्वेज बड़ी ही स्ट्रिक्ट है, पूरे 365 दिन या तो घर खाली हो या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो।
तो अगर एक भी दिन किराए पे दिया 23.2 भूल जाओ, 23.3 लग जाएगा, जो कहेगा मैं तो वैल्यू 1 के हिसाब से ही निकालूंगा। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? अब 23.4 ये एक और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। मान लो मिस्टर राम है, राम के 3 बेटे हैं। राम ने क्या किया, तीनों बेटों के लिए 3 घर बना रखे हैं। अब उन तीनों घरों में राम के बेटे रहते हैं। अब राम के बेटे रहते हैं तो जब आपकी फैमिली रह रही है तो तीनों ही घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हुए। राम ने तीनों घर अपने बेटों के नाम पे नहीं किए, अभी भी राम के नाम पे ही है। राम कह रहा है कि कल बेटों के नाम पे किए तो तीनों मुझे निकाल ना दे, तो जब तक जीऊंगा नाम तो मेरा ही रहेगा। अब प्रॉब्लम आ जाएगी राम को। क्या प्रॉब्लम आएगी? गवर्नमेंट कहती है हम कौन सा बार बार, या हमारे ऑफिसर के पास कितना टाइम है जो जाके देखे राम के बेटे रहते हैं कि खुद रहता है। गवर्नमेंट कहती है ऐसे कई मकान मालिक बेवकूफ बनाएंगे, वहां हमारा वो बच्चा रहता है, वहां हमारा वो भतीजा रहता है। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, परिवार तो एक ही घर में रह सकता है। मैं क्या मतलब है इसका समझो। ये सेक्शन 23(4) है बच्चों, जो ये क्या कहता है, अगर कोई असेसी ये बोलता है कि मेरे पास एक से ज्यादा घर है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब ये है कि उसकी फैमिली एक से ज्यादा घर में रह रही है, तो गवर्नमेंट कहती है कोई भी एक घर ही सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा। मतलब जो सेक्शन 23(2) का बेनिफिट मिलता है ना कि एक घर पे टैक्स माफ कर दिया जाता है, वो माफी जो है केवल एक घर पे मिलेगी एट द ऑप्शन ऑफ असेसी। मतलब राम के 3 घर है, तीनों घर की राम क्या करेगा, वैल्यू निकालेगा कि हाउस ए को टैक्सेबल करूं तो इतनी वैल्यू आएगी, बी को करूं तो इतनी, सी को करूं तो इतनी। जिस ऑप्शन में वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है उस पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा, तो उस ऑप्शन को राम क्या करेगा, हाँ इस घर को मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। मतलब अगर आपके पास 3 घर है तो एक घर सेक्शन 23(2) में कवर हो जाएगा और वैल्यू क्या ले लेंगे, निल। बचे हुए दोनों घर को टैक्सेबल करेंगे कैसे, 23(1) लगाकर। और 23(1) क्या कहता है, रीजनेबल और एक्चुअल विच एवर इज हायर। और इसमें क्या करेंगे बच्चों, विच एवर इज हायर जब लेंगे ना तो एक्चुअल तो होगा नहीं क्योंकि दोनों बेटे रहते हैं, तो जो रीजनेबल होगा वही क्या बन जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा, लेकिन इस 23(4) का मीनिंग समझ लो अभी कि अगर किसी के पास एक से ज्यादा घर हैं, उन एक से ज्यादा घर में वो खुद रहता है, उसकी फैमिली रहती है, तो कोई भी एक घर ही गवर्नमेंट माफ करेगी, बचे हुए घर अपने आप क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। क्लियर हो रहा है? ये था 23(4). क्लियर? नेक्स्ट 23(5), ये भी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बना है। मान लो एक बहुत बड़ा बिल्डर है, आशापूर्णा वगैरह, इनक्लेव वगैरह बहुत लोग होता है। उस आशापूर्णा वाले ने बोला गवर्नमेंट को कि मेरे पास 40 घर है, मैं 40 घर का मालिक हूं, लेकिन वो 40 घर मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि बेच सकूं, लेकिन अभी प्रॉपर्टी का काम अच्छा नहीं चल रहा है, लोग खरीद नहीं रहे, तो वो 40 घर अभी यूं के यूं लॉक पड़े। तो अब प्लीज 40 घर पे गवर्नमेंट तो कहती है हम तो एक घर ही छोड़ेंगे, एक घर छोड़ेंगे तो बचे हुए 39 हाउसेस आशापूर्णा वाले को टैक्सेबल हो जाएंगे। अब आशापूर्णा वाले ने कहा कि ये घर मैंने कोई किराए पे चढ़ाकर कमाने के लिए थोड़ी बनाए हैं, बेचने के लिए बनाए, ये घर मेरे लिए स्टॉक है। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये बेचारा तो चार्जिंग सेक्शन में फंस गया। चार्जिंग सेक्शन तो कहता है घर है, आप ओनर हो, तो जो घर का ओनर होगा लाओ टैक्स लाओ। तो गवर्नमेंट ने कहा घर बनाया है बेचने के लिए तो जल्दी जल्दी बेच ले जब तो बेनिफिट है। अब इसका मतलब क्या है, सेक्शन 23(5) क्या कहता है, अगर किसी के पास बहुत सारे घर हैं, हाउस प्रॉपर्टी है, जो कि उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड की फॉर्म में रखे हुए हैं, बेचने के हिसाब से रखे हुए हैं, तो उन घरों पर 1 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और वैल्यू क्या मानी जाएगी, निल। मतलब वो जो 40 घर उसने बनाए हैं, इन 1 साल है उसके पास, 40 घरों को 1 साल में बेच दे, 1 साल निकल गया अब भी नहीं बेच पाया, तो नेक्स्ट ईयर 40 के 40 घरों पर टैक्स लग जाएगा। गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट आशापूर्णा वगैरह वगैरह जो भी बिल्डर्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े इतने सारे घर बना के बेचते हैं, उनको ये सेक्शन का बेनिफिट दिया है। लेकिन कितने साल मिलेगा, 1 साल। तो बच्चों समझ में आया जीएवी के सेक्शंस? ये टोटल 5 सेक्शंस है जीएवी के। 23(1) जो विच एवर इज हायर कहता है,
2 कहता है वैल्यू निल ले लूंगा, बस पूरे साल घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या वैकेंट हो। 3 कहता है बेनिफिट सारा छीन लूंगा 2 वाले का अगर एक भी दिन घर किराए पे दिया। 4 कहता है एक से ज्यादा घर में अगर खुद रहते हो, एक घर को 2 में कवर करेंगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएंगे। और 5 कहता है जिनके पास घर स्टॉक इन ट्रेड की फॉर्म में है, 1 साल तक उनका घर का टैक्स माफ, नेक्स्ट ईयर सब कुछ टैक्सेबल। क्लियर? अब जीएवी के बाद जीएवी में कितनी चीजें लेस करते हैं? 2 अपन ने पढ़ा है ना, म्युनिसिपल टैक्स, और एक क्या लेस करते हैं? अनरियलाइज्ड रेंट। ये 2 चीजें लेस करने के बाद क्या आ जाती है? एनएवी। समझ में आ रहा है ना? तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं म्युनिसिपल टैक्स कब लेस होगा जीएवी में। देखो बच्चों, लेस हो रहा है, लेस का मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज जीएवी में से लेस होगी तो इनकम कम हो जाएगी, टैक्स कम आएगा गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट कब राजी होगी लेस करने के लिए? जब म्युनिसिपल टैक्स, एनी अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो टैक्स तभी लेस होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब क्या हो? पेड हो। कब पेड हो? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर हो। और किसके द्वारा पेड हो? ओनर। क्यों बोला पता है गवर्नमेंट ने ऐसा ओनर द्वारा पेड हो? क्योंकि जब इनकम मकान मालिक की है तो खर्चा भी किसका होना चाहिए? मकान मालिक का। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आपके एग्जाम में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं। एक मकान मालिक का साल का 10,000 रुपए का किराया होता है, 10,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स होता है, पिछले 4 सालों से नहीं चुका रहा। अब पिछले 4 साल का प्लस इस साल का और आने वाले 3 सालों का एक साथ चुका दिया, 80,000 रुपए चुका दिए। अब वो आपसे पूछ रहा है मैंने 80,000 रुपए टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, तो लेस कितना होगा जीएवी में से? गवर्नमेंट कहती है लैंग्वेज है पेड, माना ये म्युनिसिपल टैक्स 8 सालों का उसने एक साथ चुकाया है, लेकिन लैंग्वेज की वजह से पूरे 80,000 जीएवी में से लेस हो जाएंगे, चाहे इनकम माइनस में ही क्यों ना आ जाए। क्लियर हुआ? क्योंकि लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है, पेड नहीं है, ड्यू है, लेस नहीं होगा। पेड है तो भले ही 50 सालों का एक साथ दे दो, लेस हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से आया 80 में से 50,000 उसने दिए, 30,000 रुपए उसने किराएदार से भरवा दिए, तो किराएदार की जेब से भरवाए तो उसकी जेब से नहीं गए तो लेस नहीं होगा। बस कितना लेस होगा फिर फाइनली? 50,000। समझ में आया? तो म्युनिसिपल टैक्स कोई टफ नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए और पेड ड्यूरिंग ईयर होना चाहिए, और किसके द्वारा होना चाहिए? ओनर के। तो ये क्लियर हुआ म्युनिसिपल टैक्स। एक लास्ट पॉइंट अभी पढ़ते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। ये क्या है बच्चों? देखो, जैसे कि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं और मान लो अभी किसी बच्चे की फीस नहीं आई बट वो पढ़ रहा है। अब वो पढ़ रहा है तो उसको हम उसकी फीस को अनरियलाइज्ड फीस बोलेंगे? नहीं बच्चों, ये अनरियलाइज क्या होता है? अनरियलाइज मतलब होता है कि अगर हमने किसी बच्चे का कोर्स करा दिया, मैं आपको फीस के हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं बस आपको समझा रहा हूं, हमने किसी बच्चे का कोर्स पूरा करा दिया और बच्चे ने ट्यूशन अब आना छोड़ दिया जब से उससे फीस मांगी है, तो वो अनरियलाइज्ड है। जब तक वो आ रहा है हमारी उम्मीदें टूटी नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो इधर भी यही है बच्चों, अगर कोई किराएदार रह रहा है, कह रहा है प्रॉब्लम है अभी किराया दे दूंगा, जब तक वो रेंट जो है अनरियलाइज नहीं माना जाएगा, तो अनरियलाइज जो होता है वो लेस होता है। लेस किस में से होगा? जो आपको किराया एक्चुअल रेंट में से, मैंने आपको बताया था ना, जो आपका एक्चुअल रेंट बनता है उसमें से ये लेस होता है। ठीक है? तो एक्चुअल रेंट के अंदर जो आप एक्चुअल रेंट की लैंग्वेज ही क्या पता बच्चों? रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो मिल गया या मिल जाएगा। लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है कि अपन को अनरियलाइज्ड रेंट फिर अलग से लेस करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? आप तो ये देख लो कितना मिल गया, कितना मिल जाएगा, वो ले लो, और जो नहीं मिलेगा वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली लेस हो गया। तो अनरियलाइज्ड रेंट को फिर अलग से लेस करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन पता तो होना चाहिए ना लेस करना कब है। एग्जाम में आया 5 महीने का किराया दे दिया, तो कोई सोचेगा अच्छा 7 महीने का अनरियलाइज्ड है तो एक्चुअल में लो ही मत, वो गलत कर देगा। अनरियलाइज कब मानेगा वो? जब क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा किराएदार घर खाली करके चला गया। किसी रेंट को अनरियलाइज तब मानोगे जब वो टेनेंट घर खाली करके चला जा चुका है, या फिर आप सारी कोशिशें कर चुके हो उसे घर से निकालने की। ये लिखा है ना रीजनेबल स्टेप्स,
इसका मतलब कई किराएदार ढीठ होते हैं, किराया भी नहीं देते हैं, घर भी खाली नहीं करते, तो गवर्नमेंट कहती है एक काम करो, घर खाली नहीं करवा पा रहे, कोर्ट केस कर दो, हम समझ जाएंगे आप किराया वसूल नहीं पा रहे। तो कोर्ट केस कर दिया या आपने उसे निकाल लिया तो वो रेंट क्या कहलाएगा, अनरियलाइज, और अनरियलाइज है तो उसे एक्चुअल में शामिल करना ही मत, तो ऑटोमेटिकली वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, लेस। तो यहां तक समझ में आया। अब अपन आगे जो अपने टफ पॉइंट्स हैं इंटरेस्ट, उस पर चलते हैं।